गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों अब चलते हैं दैनिक जागरण के एडिटोरियल की तरफ, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आप लोगों को और हमें भी साथ में। तो दोस्तों जितने भी लोग हैं कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कम्प्लीमेंट देते हैं, आप लोग जो ढेर सारा प्यार देते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सबक सीखने से इनकार करती कांग्रेस, और इसे लिखा है बैजंत जय पांडा जी ने। तो तमाम तरह की नाकामियां हैं और उन नाकामियों को सही करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए आखिर क्या करे कांग्रेस और क्यों बार बार वही गलतियां कर रही, जिस वजह से दोस्तों तमाम अन्य प्रदेशों में भी उसकी जो स्थिति है दयनीय होती चली जा रही है। अब उसे एक सुधार, एक व्यापक स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है, उसके बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, कांग्रेस में बढ़ती उथल पुथल ने उसके भविष्य को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया कि कांग्रेस नेताओं ने पार्टी नेतृत्व में परिवर्तन और पारदर्शी सांगठनिक चुनाव के लिए एक पत्र लिखा है। एक वक्त कांग्रेस को देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय और राज्यों के चुनाव में निरंतर पराजय के कारण आंतरिक कलह और पार्टी के दिग्गज नेताओं का पलायन बेहद आम हो गया है। कभी जानते हैं इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जो भारत जैसे देश में तकरीबन 70 साल तक उसने शासन किया। पर दोस्तों जब बात आएगी उसके अस्थिरता के बारे में, उसके पतन के बारे में, तो लिखा जाएगा कि ये वही लोग जिम्मेदार हैं जो एक परिवार से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, परिवार के बाहर किसी अन्य व्यक्ति पर जिम्मेदारी नहीं देना चाहते हैं। जिस वजह से दोस्तों एक से एक दिग्गज नेता कांग्रेस में होने के बाद भी वो उपेक्षा के शिकार बने हुए हैं। इस वजह से कांग्रेस हाशिए पे चलती चली जा रही है। कांग्रेस में उथल पुथल, विद्रोह और विभाजन की कहानी बहुत पुरानी है। यह सिलसिला आज़ादी के तुरंत बाद 1950 के दशक में ही शुरू हो गया था। उसके बाद से इस पार्टी में 70 बार से भी ज़्यादा विभाजन हो चुका है। देश में तमाम अन्य दलों का उभार उसी की कीमत पर हुआ है। हाल ही के वर्षों में कांग्रेस का संकट और गहरा गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्टी नेतृत्व ने वक्त के हिसाब से पर्याप्त कदम उठाने में हीला हवाली का परिचय दिया। तमाम लोगों के मन में संदेह गहरा रहा है कि जब पार्टी के प्रतिभाशाली नेता इस डूबते जहाज से किनारा कर रहे हैं, तब कांग्रेस का अस्तित्व लंबे समय तक कायम नहीं रहेगा। भले ही कांग्रेस अपनी परेशानियों को लिए बाहरी कारण पर कितना ही ठीकरा क्यों न फोड़ती रहे, लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि पार्टी आला कमान का कुप्रबंधन ही उसके गर्त में जाने का इकलौता कारण है। बीते कई वर्षों से कांग्रेस देश पर अपनी सियासी पकड़ खोती जा रही है, लेकिन पार्टी के वारिस इसके कारणों की पड़ताल करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी के प्रत्येक फैसले और नीति में नुक्स निकालने में लगे हैं। वे लगातार प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। मतदाताओं को यह महसूस हुआ है कि निरंतर अनियंत्रित आलोचना राजनीतिक समझ के अभाव से उपजी है। आपको बता दें दोस्तों, आजकल जिस तरह से भारत जैसे देश में राजनीति की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आपके पास बिना किसी एविडेंस, बिना किसी सबूत के आधार पर किसी को चोर कह दें, किसी को चंडाल कह दें, किसी को देश का एंटी नेशनलिस्ट बोल दें, ये सब आम बात है भारत जैसे देश में। आप देखेंगे कुछ दिन पहले आमिर खान जो हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, चारों तरफ उनका नाम है, तो ऐसे में वो तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से जा मिले। उसके बाद देश में असहिष्णुता का माहौल हो गया, चारों तरफ बातें होने लगी, इंटॉलरेंस इज़ कह सकते हैं इंक्रीजिंग बाय आमिर खान। तो आपको बता दें, यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ रिटेन इन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो दोस्तों उसके आधार पे आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या तकरीबन 1 अरब 130 करोड़ जनसंख्या है। अब ऐसे में हर किसी को मना ही कर दिया जाए, नहीं आप योग्य नहीं, आप नहीं बातचीत कर सकते, इनसे नहीं कर सकते। देखिए कुछ चीज़ों का जो आधार होता है बेबुनियाद होता है, आपको हमें वो समझ में आता है, ठीक है, पर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका आधार समझ में नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसे लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, जो इस बात पे आरोप लगा रहे थे कि वो जनवरी में आए थे ना आपके डोनाल्ड ट्रंप, उसी की वजह से सारा कोरोना फैला है और कुछ लोगों के ऊपर ये मर दिया गया। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो भी लेख का उद्देश्य होता है निष्पक्ष होता है, क्योंकि आप एक प्रशासक की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपके विचार एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं और कॉन्ट्रडिक्शन और सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं किसी स्पेशल कम्युनिटी, स्पेशल रिलीजन, स्पेशल कास्ट को, तो यू विल नेवर एवर बिकम अ ब्यूरोक्रेट।
तो सबसे पहले आपकी जो सोच है सकारात्मक होनी चाहिए, सही दिशा वाली होनी चाहिए, तब जाके आप बनेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपने देखा होगा जिस तरह से तबलीगी जमातियों को तमाम लोग पानी पी पी के गाली दिए हैं कि जो भी अस्थिरता आई भारत जैसे देश में, उसका मेन कारण, जो मेन ज़रिया था, वो था तबलीगी जमात के सदस्यों का। उसके बाद जो दोस्तों कोर्ट का निर्णय आया, उसमें कहा गया कि पूरी तरह से एक फंसाने का एक व्यू बनाया गया, एक कंस्पिरेसी क्रिएट गई और उसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया। जो कुछ लोग बंदी भी बनाए गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे देश में कुछ लोगों के द्वारा जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, उनका तिरस्कार करता हूँ। यह तर्कहीनता को भी रेखांकित करती है कि यह देखना खासा दिलचस्प है कि भाजपा सरकार की आलोचना में अन्य विपक्षी दलों ने अपनी भाषा और तेवर में आखिर कैसे बदलाव किया है। अपनी शुरुआती राजनीतिक जीवन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर अनावश्यक हमलों की बौछार की, लेकिन अब उन्होंने इस नकारात्मक प्रवृत्ति का परित्याग कर दिया क्योंकि वह मतदाताओं के मन में से मेल नहीं खाती। आपको बता दें, हमारे देश की जनता जान चुकी है लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में किसको कितनी प्राथमिकता देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, कौन उस योग्य कौन नहीं है। मैं मानता हूँ जब विधानसभा का चुनाव होता है तो क्षेत्रीय चेहरों पर ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्षेत्रीय चेहरों को लोग आगे लेकर आते हैं। पर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो दोस्तों वहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में दिया जाता है। वही कारण था 2014 में और 2019 में जो मोदी लहर आई, सबको समेट कर लेकर चली आई। क्योंकि हमारे देश के जो क्षेत्रीय नेता वो क्षेत्रीय ही राजनीति करते हैं और उन पर भी वो खरे नहीं उतर पाते हैं, जिस वजह से जनता निराश, हताश, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के विरोध को लेकर एक नई रणनीति बनाई है। इसमें भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर आलोचना करने से बचने के साथ साथ ही उन मसलों पर विरोध को लेकर भी एहतियात बरत रहे हैं जिन पर मोदी सरकार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में तमाम नाम सामने आते हैं। एक अच्छा उदाहरण उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का है, जो बड़ी चतुराई से राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री से उलझने से बचते हैं, लेकिन राज्य के मसलों को लेकर ज़रूर भाजपा को घेरते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि कोई किसी भी प्रदेश का कोई सीएम हो, किसी भी प्रदेश का कोई कार्यकर्ता है, यदि अच्छा तब होगा जब वो अपने प्रदेश के, अपने क्षेत्रों के, अपने कम्युनिटी, स्पेशल रिलीजन, कास्ट के लोगों की समस्याओं को देश के सामने रखे और मांग करे कि ये लोग सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पीछे क्यों हैं। तब देश भी आपकी बातें सुनेगा, देश आपको समर्थन देगा। पर अनावश्यक बिना किसी कारण यदि आप व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाते हैं तो दोस्तों देश की जनता जान चुकी है, ऐसे लोगों का वो साथ छोड़ देती है। स्पष्ट है कि जब मोदी जैसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के विरोध का मामला आता है तो पार्टियां पूरी सतर्कता के साथ अपनी रणनीति में सुधार कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने ऐसा करने में नाकाम रही है, जिसकी कीमत उसे बार बार राष्ट्रीय और राज्यों के चुनाव हारने के रूप में चुकानी पड़ी है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता निजी बातचीत में इसकी टीस भी जाहिर करते हैं। खासतौर से उनका संकेत 2019 के चुनाव में उन नाकाम रणनीतियों की ओर होता है जिसमें भाजपा 2014 की अपनी जीत के मुकाबले और भी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। कांग्रेस के दयनीय प्रदर्शन का बुनियादी कारण यह भी है कि वह अपने काबिल नेताओं और ख़ासतौर से पार्टी की युवा सदस्यों की प्रतिभा का दमन करती है। इरादतन अपनाई जाने वाली इस रणनीति के चलते जब काबिल युवा नेताओं को उनके परिश्रम का प्रसाद नहीं मिलता तो वे पार्टी को छोड़ना ये बेहतर समझते हैं। स्वाभाविक है कि अन्य राजनीतिक दल भी भीतरी प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने और अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए ऐसी नीति अपनाते हैं, लेकिन तथ्य सही है। तथ्य यही है कि इसका सबसे अधिक खामियाजा खुद कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। दूसरी ओर भाजपा में प्रतिभाओं को सक्रिय रूप से निखारने की संस्कृति है, ताकि सिर्फ किसी एक का नहीं बल्कि सभी का उभार संभव हो सके। देश के विभिन्न हिस्सों में दमदार मौजूदगी के साथ एक राष्ट्रीय दल के रूप में भाजपा को लगातार मिल रही सफलताओं में इस पहलू का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आंतरिक चुनाव के लिए पार्टी में एक पारदर्शी और न्यायोचित व्यवस्था बनी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेता इसकी मिसाल हैं, जिन्होंने बूथ स्तरीय सदस्य के तौर पर शुरुआत की थी। इन उदाहरणों को देखते हुए पार्टी का प्रत्येक सदस्य उत्साहित होने के साथ ही पार्टी को बेहतरी के लिए प्रोत्साहित भी होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलेगा। जहाँ तक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है तो तमाम लोग यह मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र को सशक्त विपक्ष की दरकार होती है। वहीं कुछ यह दलील देते हैं कि यदि सशक्त विपक्ष की प्राथमिकताएँ ही गलत हों तो वह लोकतंत्र का हित से अधिक आहित कर सकता है। पार्टी के निहित स्वार्थी नेताओं का ध्यान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के बजाय इस पर अधिक केंद्रित होता है कि वे कैसे अधिक से अधिक ताकत हासिल कर सकते हैं। वैचारिक दृष्टिकोण से भले ही कोई कुछ सोचे, लेकिन व्यवहारिक नज़रिए से तो यही लगता है कि कांग्रेस द्वारा खाली की जाने वाली सियासी ज़मीन पर उन विपक्षियों का काबिज होना स्वाभाविक है जो अधिक काबिज हैं। तो आपको मित्रों एक चीज़ बता दें, आपने इस चीज़ से देखा भी है, इस चीज़ को महसूस भी किया है कि जो आजकल कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस में दिग्गज नेता हैं, उनका जो मानसिकता है कहीं न कहीं
गलत नीतियों की तरफ इशारा कर रहा है। उन्हें जिन बातों को प्रमुखता से विधानसभा में और सदन के पटल पर रखना चाहिए, उन बातों को अहमियत न देकर उजूल फजूल जैसी चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे हैं। आपको बता दें, यही एनआरसी सीएए का जब मामला आया था हमारे भारत जैसे देश में, तो यही कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने खुलकर समर्थन और सहयोग किया था एक स्पेशल कम्युनिटी का, जिस वजह से दोस्तों दिल्ली और देश के कई राज्यों में हिंसाएं हुई, कई लोगों के घर जले, कई लोगों के घर मातम छाया। तो राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से इसमें सक्रिय थीं और उनका समर्थन की वजह से दोस्तों कुछ लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। और इसी वजह से जो कांग्रेस है दोस्तों हर जगह अस्थिरता का शिकार हो रही है, पहले कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में, और आप देख सकते हैं राजस्थान की जो स्थिति पिछले 2-3 महीने से, जिस वजह से दोस्तों वहाँ की जो जनता वो हाशिए पे चढ़ रही है। जहाँ पर विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहिए, कोविड-19 की वजह से इतनी समस्याएँ फैली हैं, पर कोई मतलब उनसे कुछ नहीं है। उन्हें तो बस अपना एक कह सकते हैं सरकार बनाना है। विपक्ष के इस पराभव में दो पहलू ज़रूर बदलावा जा सकते हैं। एक तो पार्टी नेतृत्व, तो दूसरी सिविल सोसाइटी, जहां नेतृत्व खुद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। वहीं सिविल सोसाइटी संरक्षण के लिए कांग्रेस पर निर्भर रहा हुआ किसी भी किस्म की मदद करने में अक्षम है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण वाला मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की संपदा सरीका होता, सभी पक्षों द्वारा उसे समर्थन दिया जा सकता है और दिया भी जाना चाहिए। यही समय है कि लोग महसूस कर रहे हैं कि मजबूत विपक्ष उसे पुराने ढांचे को जीवंत करने की कोशिश से नहीं बनेगा जो अरसे पहले ही दम तोड़ चुका है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, और जब आप कभी किसी से बहस करिएगा तो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ इस बात को रखिएगा कि क्यों बार बार इस सबक को नहीं सीख रही है कांग्रेस। आखिर कांग्रेस को ऐसे विचारिक जो मतभेद पैदा कर रही है देश में, यदि जब तक इस तरह की राजनीति नहीं छोड़ेगी और सामाजिक तत्वों को प्राथमिकता नहीं देगी, लोगों से जुड़ा हुआ जो समस्या उसे प्राथमिकता नहीं देगी। आप मुझे बताइए, बाढ़ से संबंधित, कोविड-19 से संबंधित कितनी बार इसने मुद्दा उठाया? अगर मुद्दा उठाया भी होगा तो दोस्तों व्यक्तिगत फिर कटाक्ष कर दी होगी। तो एक समय के बाद जाकर ये भटक जाते हैं। रास्ता तो चुनाव सही करते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद वो भटक जाते हैं, ठीक है, तो अपनी बातों पर कायम नहीं रह पाते। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।